नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी व्याकरण के इस प्रकरण में आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो और पढ़े थे, शायद आपको वो बात समझ में आ गई होगी। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक क्या है हम सभी जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कारक के बारे में। कारक के 8 भेद होते हैं इत्यादि। परिभाषा के तौर पर पहले जानने का प्रयास करेंगे, परिभाषा इसकी कारक की कैसी होगी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। इसका मतलब यही है कि संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त भी हिंदी वाक्यों में अन्य शब्द होते हैं जिनका कारक के साथ में संबंध होता है। जैसे यहाँ हमने पहला उदाहरण लिया है कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। यहाँ पहुंचाना क्रिया के साथ अन्य शब्द भी आए हुए हैं जिनमें सचिन तेंदुलकर क्रिया को करने वाला है, क्रिकेट ऊंचाई आदि से संबंध है। वाक्यों में ने और को और पर का प्रयोग हुआ है। इन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि हमारा कर्ता है, ने एक परसर्ग है, क्रिकेट को यहाँ पर परसर्ग है, बहुत ऊंचाई पर पहुँचाया। तो पहुँचाना यहाँ पर क्रिया है, इसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ में हुआ है जो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। साथ में कभी कभी कुछ वाक्यों में कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण हमें ऐसे भी देखने में आते हैं जहाँ पर किसी प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। उन्हें हमें जानना होता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ सकता है। कुछ उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में हमें कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है, न कर्ता के साथ में है और न ही यहाँ कर्म के साथ में है। दूसरा उदाहरण है, लड़कियां मंगल गीत गाती हैं। इसमें भी कर्ता के साथ में और कर्म के साथ में किसी प्रकार का परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्य हमें कारक के अन्य भेदों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका हमें सामना करना पड़ेगा। हमारे सामने आएंगे, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। कारक और कारक चिन्ह, जिन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के मूलतया 8 भेद होते हैं जिन्हें हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता के साथ में हमेशा ने शब्द या ने परसर्ग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी देखने में आते हैं कि जहाँ पर ने नहीं आकर के ने के स्थान पर को, से, द्वारा आदि परसर्ग भी हमें देखने को मिलते हैं। वह ने का बोध ही करवाते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, इसका परसर्ग है को। कभी कभी के लिए भी देखने को मिल सकता है। करण कारक से, द्वारा। करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। चौथा है संप्रदान कारक। का, के लिए परसर्ग प्रयुक्त होते हैं। अपादान कारक से किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या स्थान से पृथक होना।
संबंध कारक का, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये उसके परसर्ग हैं। इनका हमें कहीं न कहीं प्रयोग करना होता है और हम करते भी हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के परसर्ग हैं मैं और पर। संबोधन कारक हे, ओ, अरि, अरे, अजी इत्यादि ये संबोधन कारक के परसर्ग हैं। इनके वाक्यों में हमें ये देखने को मिलता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कारक के भेदों के बारे में कि कारक 8 प्रकार के भेद होते हैं। उन 8 में से सबसे पहला है वो है कर्ता कारक। कर्ता वही अंग्रेजी में सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता क्या है इसे जानने का प्रयास करेंगे। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला। किसी न किसी काम को करने के लिए कोई न कोई संज्ञा या सर्वनाम प्रयुक्त होती है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को संपन्न करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक क्रिया के साथ में जो व्यक्ति या सर्वनाम जुड़ा रहता है वो कर्ता होता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। रवि ने पत्र लिखा। रवि जो कि काम को करने वाला है, अपने आप में संज्ञा है, क्रिया है इसकी लिखा, तो पत्र को लिखने का काम ये कर रहा है। तो ये क्रिया है जो रवि के द्वारा की जा रही है। दूसरा एक उदाहरण दिख रहा है, सूर्य प्रकाश देता है। इसमें कर्ता जो है उसके साथ में किसी प्रकार की कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जब ऐसे वाक्य आते हैं उन्हें विभक्ति रहित कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। जब ऐसे वाक्य आते हैं तो उनका पता कैसे लगाया जाए। कभी कभी कर्ता कारक का जो चिन्ह ने है वह नहीं आकर के उसके स्थान पर को, से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग भी कर्ता कारक में देखा जाता है। जैसे इसके लिए ऐसे उदाहरण को समझने के लिए हमने 2 उदाहरण लिए हैं, जिसमें पहला है श्याम को कल जयपुर जाना है। तो यहाँ पर को आया, अब क्रिया है जाना। अब जाना क्रिया को संपन्न करने के लिए जो संज्ञा है वो श्याम है। तो श्याम इस जाने की क्रिया को संपन्न करता है, लेकिन यहाँ पर ने परसर्ग नहीं आया है, ने के स्थान पर यहाँ पर को आया है। दूसरा उदाहरण है उसके द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। उसके द्वारा, तो के द्वारा आया, उस है वो यहाँ पर सर्वनाम है, क्रिया है वो पढ़ना है, पढ़ा गया। तो समाचार पत्र है वो उसके द्वारा पढ़ा गया, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया। दूसरा प्रकार है कारक का, वो है कर्म कारक। कर्म जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे कर्म कहा जाता है। अब कर्म क्या है इसे समझेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है, लेकिन जो क्रिया होती है उसका फल या प्रभाव या उसका व्यापार वो कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि सीधे कर्म पर पड़ता है, इसलिए ये कर्म कारक होता है। उदाहरण लेकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। राम ने रावण को मारा। राम ने परसर्ग आ गया यहाँ पर, रावण को परसर्ग आ गया, और मारा जो कि क्रिया है। अब ये मारने वाली क्रिया है वो राम के द्वारा की जा रही है, लेकिन मारा कौन जा रहा है? रावण। इसका मतलब ये हुआ कि जो मारने की जो क्रिया है वो रावण पर हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ पर रावण है वो कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण है
पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस काम को करने वाली है, इसलिए कर्ता हुई, पकड़ा कर्ता की क्रिया हुई। अब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो है चोर, तो चोर हमारा यहाँ पर कर्म हुआ। अगला उदाहरण है बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर कर्म कौन है, कर्ता कौन है? हमने पहले पढ़ा है, उस आधार पर तो हम जान सकते हैं। लेकिन मान लो हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें हमारा कर्ता कौन है और कर्म कौन है? तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर वाक्य विभक्ति रहित हो, तो उसे जानने के लिए हम क्या शब्द का क्रिया के साथ में आरोपण करेंगे, प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने पर जिस उत्तर की हमें प्राप्ति होगी वही हमारा कर्म होगा। तो प्रश्न करके देख लेते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है। अब इसका हम प्रश्न करेंगे, बालक क्या पढ़ता है? बालक क्या पढ़ता है, ऐसा प्रश्न करने पर हमें उत्तर की प्राप्ति होगी पुस्तक। तो जो उत्तर में हमें प्राप्त होता है वही हमारा कर्म होता है। तीसरा कारक का भेद है वो है करण कारक। करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या उपकरण। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, यानी क्रिया को करने के लिए, क्रिया को अंतिम चरण तक ले जाने के लिए जिस साधन या उपकरण का हम प्रयोग करते हैं वह हमारा करण होता है, जो क्रिया को संपन्न करने में मदद करता है, सहायता करता है। इसको समझने के लिए हमारा पहला उदाहरण है, ललिता चाकू से फल काटती है। ललिता यहाँ पर कर्ता है, चाकू करण है, फल कर्म है और काटती है क्रिया है। तो जो काटने का काम है, काटा तो फल जा रहा है, लेकिन फल किसके द्वारा काटा जा रहा है? तो चाकू के द्वारा, चाकू से। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस शब्द के साथ में से विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है वही हमारा माध्यम है, वही हमारा साधन है, वही हमारा करण है। दूसरा उदाहरण है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा जो कि कर्ता है, खिलौने से खेल रहा है, खेलना क्रिया है, और किससे खेल रहा है? तो खिलौने से खेल रहा है। तो हम यहाँ पर ये प्रश्न करके भी ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इसमें हमारा करण क्या है। तो जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, ललिता किससे फल काटती है? तो उत्तर आएगा चाकू से। दूसरा प्रश्न है, सवाक्य है कि बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, तो बच्चा किससे खेल रहा है? उत्तर की प्राप्ति होगी खिलौने से। तो खिलौना जो हमारा है वो यहाँ पर क्रिया को संपन्न करने का साधन है, उपकरण है। तीसरा उदाहरण है कि मोहन लाठी से सांप को मार रहा है। मोहन जो कि क्रिया को करने वाला है, क्रिया है मारना। किसको मारा जा रहा है? सांप को। और किससे मारा जा रहा है? लाठी से। तो लाठी है जो हमारा यहाँ पर मारने का साधन है, क्रिया को संपन्न करने का एक उपकरण है। अगला उदाहरण है, आज भी देश में लाखों लोग मर रहे हैं। अब ये ऐसा वाक्य है जहाँ पर करण कारक का विभक्ति चिन्ह हमें कहीं पर भी किसी भी शब्द के साथ में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? तो प्रश्न करेंगे। किसके साथ में? क्रिया के साथ में। कैसे करेंगे? लोग किससे मर रहे हैं? लोग किससे मर रहे हैं? तो हमें उत्तर की प्राप्ति होगी भूख से। अब से यहां पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमें समझना है कि लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं।
तो भूख क्या हुआ? उस क्रिया को संपन्न करने का एक साधन हुआ, लोगों को मारने का साधन हुआ। इसके द्वारा लोग मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष कारक के उदाहरण है वो आगे की वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे।